नमस्कार। तपोभूमि पाठशाला में आपका स्वागत है। आज की इस चर्चा में हम उत्तराखंड में पत्रकारिता का इतिहास और उससे जुड़े जो सामाजिक प्रशासनिक पहलू हैं उन पर विस्तार से बात करेंगे। जी। और हमारा उद्देश्य स्वतंत्रता संग्राम में समाचार पत्रों की भूमिका को समझना है और साथ ही परीक्षा की दृष्टि से जो भी महत्वपूर्ण शब्दावली है उसका भी अध्ययन करना है। हैं तो चलिए शुरुआत करते हैं भूमिका से। पत्रकारिता किसी भी देश या राज्य का मतलब एक बहुत ही अभिन्न अंग होती है। ये बात तो सही है। भारत में प्राचीन काल से ही सूचना के प्रसार की कोई ना कोई व्यवस्था तो थी, लेकिन हाँ, उसका स्वरूप आज की पत्रकारिता जैसा नहीं था। हाँ, जैसे प्रारंभ में सूचना का आदान प्रदान कबूतरों के माध्यम से किया जाता था। बिल्कुल। इसके अलावा चौराहों पर कोई व्यक्ति डुगडुगी बजाकर या मौखिक घोषणाएं करके भी सूचनाएं फैलाता था। यानी आधुनिक पत्रकारिता का विकास तो सही मायनों में प्रिंटिंग प्रेस के आने के बाद ही संभव हो पाया। जी, तो अब भारत और उत्तराखंड में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना पर एक नजर डालते हैं। भारत में सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस लगाने का श्रेय पुर्तगालियों को दिया जाता है। ये 1557 ईस्वी की बात है, मतलब मुगल बादशाह अकबर के शासनकाल के दौरान, जब पुर्तगालियों ने गोवा में पहला प्रिंटिंग प्रेस स्थापित किया। हाँ, और इस प्रेस का मुख्य उद्देश्य पत्रकारिता नहीं बल्कि ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना था। अच्छा, अब बात करते हैं भारत के पहले समाचार पत्र की। वो था बंगाल गजट। जी, इसका प्रकाशन वर्ष 1780 ईस्वी था और ये कलकत्ता से प्रकाशित होता था। इसकी भाषा अंग्रेजी थी और इसके संपादक थे जेम्स ऑगस्टस हिक्की। ठीक है, तो अब उत्तराखंड में पत्रकारिता के इतिहास को समझने के लिए इसे 3 चरणों में विभाजित किया गया है ना? हाँ, बिल्कुल। पहला चरण है 1842 से 1870 ईस्वी तक। दूसरा चरण 1900 से 1939 ईस्वी तक माना जाता है। और फिर तीसरा चरण वो है 1940 से 1947 ईस्वी तक का। चलिए, तो प्रथम चरण यानी 1842 से 1870 ईस्वी की विस्तार से चर्चा करते हैं। ये उत्तराखंड की पत्रकारिता का एक तरह से प्रारंभिक दौर था। जी, और इस काल के ज्यादातर समाचार पत्र अंग्रेजी भाषा में ही छपते थे और उन्हें अंग्रेज ही चलाते और संपादित करते थे। मतलब ये पत्र ब्रिटिश सरकार के समर्थक थे। तो उत्तराखंड का पहला समाचार पत्र था द हिल्स। इसका प्रकाशन 1842 में मसूरी से शुरू हुआ। हाँ, ये अंग्रेजी भाषा में था और इसके संपादक थे एक आयरिश व्यक्ति जॉन मैकिनन। एक खास बात यह भी है कि ये सिर्फ उत्तराखंड का ही नहीं, बल्कि पूरे उत्तरी भारत का पहला समाचार पत्र था और शुरू में ये गाजियाबाद से छपता था। सही कहा। बाद में जॉन मैकिनन ने मसूरी सेमिनरी स्कूल परिसर में उत्तराखंड की पहली प्रिंटिंग प्रेस स्थापित की और फिर यहीं से द हिल्स का प्रकाशन होने लगा। इसके संपादकीय में किस तरह की बातें होती थी? दिलचस्प बात है कि इसमें आयरलैंड इंग्लैंड संघर्ष पर चर्चाएं की जाती थीं। स्टार्ट में डॉक्टर स्मिथ ने इसे फिर से शुरू किया। जी, पर अंततः 1865 ईस्वी में यह पूरी तरह से बंद हो गया। अगला महत्वपूर्ण पत्र था मफुसिलाइट। ये 1845 में मसूरी से प्रकाशित हुआ। हाँ, ये भी अंग्रेजी भाषा में था और इसके संपादक जॉन लेग थे जो रानी लक्ष्मीबाई की वकील भी रह चुके थे। अरे वाह, ये तो बहुत खास बात है। मतलब एक अंग्रेजी अखबार होते हुए भी ये ब्रिटिश नीतियों का विरोध करता था। बिल्कुल, और इसी वजह से 1857 ईस्वी में इंग्लिशमैन क्लब मसूरी की एक बैठक में लॉर्ड डलहौजी ने इसे एक साम्राज्य विरोधी अखबार तक घोषित कर दिया था। तो अब हम आते हैं उत्तराखंड के पहले हिंदी समाचार पत्र पर, समय विनोद। इसका प्रकाशन 1868 में शुरू हुआ। जी, ये हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं में एक पाक्षिक पत्र था जो नैनीताल या जसपुर से प्रकाशित होता था। इसके संस्थापक व संपादक जयदत्त जोशी थे। इसके कुछ तथ्य भी काफी रोचक हैं। जैसे 1868 में इसके कुल 32 ग्राहक थे, जिनमें 17 भारतीय और 15 यूरोपीय। हाँ, और 1869 में ये संख्या बढ़कर 68 हो गई। वर्नेक्युलर प्रेस एक्ट के 1 अप्रैल के अंक में समय विनोद के अंतिम अंक का जिक्र मिलता है ना? जी बिल्कुल। इस पत्र ने एक बहुत जरूरी मुद्दा उठाया था कि अंग्रेजों के बराबर पदों पर काम करने वाले भारतीयों को कम वेतन क्यों दिया जाता है। इसी विरोध के कारण 1878 में इसका प्रकाशन बंद हो गया। इस दौर के कुछ और पत्र भी थे, जैसे मसूरी एक्सचेंज, जो 1870 में प्रकाशित हुआ। हाँ, लेकिन वो बहुत कम समय तक ही चला और ज्यादा प्रभावशाली नहीं रहा। फिर मसूरी सीजन
1872 में कॉलमैन एवं नॉर्थम द्वारा मसूरी से प्रकाशित किया गया, लेकिन ये भी लगभग 2 साल बाद 1874 में बंद हो गया। हिमालय क्रांतिकाल का प्रकाशन 1875 में संपादक जॉन नॉर्थम ने किया, पर ये 1876 में ही बंद हो गया। और द ईगल, जो 1878 में संपादक मॉर्टन ने शुरू किया और 1885 में बंद हुआ। तो अब हम कुमाऊं क्षेत्र में पत्रकारिता के विकास और विशेष रूप से अल्मोड़ा अखबार पर ध्यान केंद्रित करेंगे, जो 1871 से 1918 तक प्रकाशित हुआ। इसकी पृष्ठभूमि की बात करें तो 1870 में अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना हुई, जिसमें बुद्धि वल्लभ पंत की प्रमुख भूमिका थी। जी, इस क्लब के संरक्षक भीम सिंह थे और इसी डिबेटिंग क्लब की सलाह पर ही अल्मोड़ा अखबार की नींव पड़ी। इसका प्रकाशन 1871 ईस्वी में अल्मोड़ा से शुरू हुआ। ये हिंदी भाषा में था और इसका सरकारी रजिस्ट्रेशन नंबर 10 था। इसका महत्व इस बात में है कि यह लगभग 48 वर्षों तक प्रकाशित हुआ, जिससे ये उस समय का सबसे लंबे समय तक चलने वाला पहला देशी समाचार पत्र बना। और ये इलाहाबाद से 1865 में छपने वाले अंग्रेजी अखबार पायोनियर का समकालीन था, जिसके संपादक जॉर्ज एलन थे। अल्मोड़ा अखबार के संपादकों का क्रम कुछ इस प्रकार है: बुद्धवल्लभ पंत, फिर मुंशी इम्तियाज अली, जीवानंद जोशी, सदानंद सनवाल और विष्णुदत्त जोशी। और अंत में 1913 से बद्रीदत्त पांडे इसके संपादक बने। बद्रीदत्त पांडे का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण था। 1913 में संपादक बनते ही उन्होंने अखबार को सरकार समर्थक से राष्ट्रवादी बना दिया। उनके कार्यकाल में प्रसार संख्या 50 से बढ़कर 1500 हो गई। 14 जुलाई 1913 को उन्होंने कुली बेगार प्रथा और जंगलात नीति के विरोध में लेख प्रकाशित किए। इन जंगलात विरोधी लेखों के कारण डिप्टी कमिश्नर लोमश ने उन्हें धमकी भी दी थी। और अंततः 1918 में अखबार पर 1000 रुपए का जुर्माना लगा दिया गया। जुर्माना न देने पर अखबार को बंद कर दिया गया। उस वर्ष इसमें एक प्रसिद्ध पंक्ति छपी: एक फायर के 3 शिकार, कुली, मुर्गी और अल्मोड़ा अखबार। अल्मोड़ा अखबार के बंद होने के बाद शक्ति समाचार पत्र का उदय हुआ। इसका पहला अंक 15 अक्टूबर 1918 को विजयदशमी के अवसर पर प्रकाशित हुआ। इसे देशभक्ति प्रेस से प्रकाशित किया गया और इसके संस्थापक और संपादक बद्रीदत्त पांडे ही थे। इस पत्र ने कुली बेगार उन्मूलन आंदोलन को, जो 1921 में बागेश्वर में हुआ, स्वाधीनता का संग्राम कहा था। जी, और इसी पत्र ने गौड़दा की प्रसिद्ध पंक्तियां प्रकाशित की: मुल्क कुमाऊं का सुन लियो यार, झंधियो कुली बेगार। शक्ति के संपादकों में बद्रीदत्त पांडे के अलावा विक्टर मोहन जोशी, दुर्गादत्त पांडे, मनोहर पंत, राम सिंह धोनी, मधुरा दत्त त्रिवेदी, पूर्णचंद्र तिवारी और देवीदत्त पंत भी शामिल थे। हाँ, ये पत्र 1942 से 45 के बीच बंद रहा, लेकिन 1946 में फिर से प्रारंभ हो गया। कुमाऊं क्षेत्र के कुछ अन्य प्रमुख समाचार पत्रों पर भी एक नजर डाल लेते हैं। प्रारंभिक पत्रों में द ईगल, कूर्माचल और बाजार बंधु शामिल हैं। राष्ट्रवादी पत्रों में स्वाधीन प्रजा का नाम आता है, जो 1930 से 33 तक चला। इसके संपादक विक्टर मोहन जोशी थे और ये झंडा सत्याग्रह से जुड़ा था। इसमें जंगल तुम्हारे हैं जैसे लेख छपे थे। कुमाऊं कुमुद भी एक महत्वपूर्ण पत्र था। ये 1922 में जिला समाचार नाम से शुरू हुआ था। हाँ, और 1928 में इसने स्वतंत्रता की चाह और 1943 में फाशिज्म का दिवाला तथा हिटलरिज्म अधिक दिन नहीं टिकेगा जैसे शीर्षक प्रकाशित किए। और सामाजिक सुधार के क्षेत्र में समता, जो 1934 में आया, उसका उल्लेख भी आवश्यक है, जिसे हरिप्रसाद टमटा ने दलित उत्थान के लिए शुरू किया था। और प्रथम दलित महिला पत्रकार थी लक्ष्मी देवी डमटा। अन्य पत्रों में स्वर्गभूमि, नटकट, जागृत जनता, पताका और प्रजाबंधु शामिल है। कुमाऊं राजपूत का प्रकाशन 15 फरवरी 1948 को हुआ और इसके पहले ही अंक में महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी गई थी। कुमाऊं क्षेत्र के कुछ आधुनिक प्रमुख पत्रों में हिलांस, पुरवासी, कुमाऊं की आवाज, बद्रीनाथ, पर्वतीय खबर संसार, उत्तरा, स्योली, उत्तराखंड ज्योति, मध्य हिमालय, उत्तराखंड दर्पण और नैनीताल समाचार शामिल हैं। अब गढ़वाल क्षेत्र की पत्रकारिता की पृष्ठभूमि को समझते हैं। यहाँ पत्रकारिता का विकास कुमाऊं की तुलना में थोड़ा देर से हुआ। लेकिन स्वतंत्रता आंदोलन, सामाजिक चेतना, कुली बेगार, वन आंदोलन और महिला जागृति जैसे मुद्दों में गढ़वाल की पत्रकारिता की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण रही। जी, गढ़वाल का पहला समाचार पत्र गढ़वाल समाचार था, जिसका प्रकाशन मई 1902 में लैंसडाउन से शुरू हुआ। ये हिंदी भाषा का एक मासिक पत्र था
और इसके प्रथम संपादक थे पंडित गिरिजादत्त नैथानी। ये गढ़वाल से प्रकाशित पहला हिंदी समाचार पत्र था और इसीलिए गिरिजादत्त नैथानी को गढ़वाल में पत्रकारिता का जनक कहा जाता है। लेकिन आर्थिक अभाव के कारण ये पत्र लगभग 2 साल में ही बंद हो गया। हाँ, पर 1912 में गिरिजादत्त नैथानी ने दुगंटा में एक प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की और फरवरी 1913 में गढ़वाल समाचार का प्रकाशन फिर से शुरू किया। इसमें अंग्रेजी सरकार के अत्याचारों और सामाजिक समस्याओं पर काफी तीखे लेख लिखे जाते थे। अगला महत्वपूर्ण पत्र था गढ़वाली अखबार या गढ़वाली मासिक पत्र। इसका प्रारंभ मई 1905 में देहरादून से हुआ। ये गढ़वाली भाषा में था, मासिक था और इसका प्रयास गढ़वाल यूनियन ने किया था। मतलब ये गढ़वाली भाषा का पहला अखबार था। जी, 1911 तक ये दीनबंधु प्रेस बरेली से छपता था और 1912 के बाद ये गढ़वाली प्रेस से छपने लगा। इसका रजिस्ट्रेशन नंबर A304 था। इसके संपादक क्रम में गिरिजा दत्त नैथानी, तारा दत्त गैरोला और विश्वंभर दत्त चंदोला थे, जो 1916 से 1952 तक रहे। और विश्वंभर दत्त चंदोला को गढ़वाल में पत्रकारिता का भीष्म पितामह कहा जाता है। इसके प्रथम अंक की विशेषता ये थी कि इसमें सत्यशरण रतूड़ी की अमर कविता उठो गढ़वालियों प्रकाशित हुई थी। जी, इस पत्र ने कुली बेगार आंदोलन, वन आंदोलन, सड़क आंदोलन, महिला जागृति और सामाजिक कुरीतियों के विरोध में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एक और पत्र था विशाल कीर्ति, जो गढ़वाली भाषा में था। इसका प्रकाशन 1913 में पौड़ी से हुआ। इसके संपादक सदानंद कुकरेती थे। ये बद्री केदारेश्वर प्रेस से छपता था और प्रकाशक ब्रह्मानंद थपलियाल थे। यह एक मासिक पत्र था। विशाल कीर्ति को गढ़वाली भाषा का प्रथम पत्र भी माना जाता है और इसमें एक स्तंभ लेख गढ़वाली ठाठ छपता था। अगला पत्र पुरुषार्थ था, जो 1918 से 1923 तक दुगड्डा या नैथाना से प्रकाशित हुआ। इसके संपादक गिरिजा दत्त नैथानी थे। इस पत्र ने अल्मोड़ा अखबार के बंद होने पर वही पंक्ति लिखी थी, एक फायर के 3 शिकार, कुली, मुर्गी और अल्मोड़ा अखबार। और 1927 में गिरिजा दत्त नैथानी के निधन के साथ ही ये पत्र भी बंद हो गया। गढ़वाल के अन्य प्रारंभिक पत्रों में मंसूरी एक्सचेंज, मंसूरी सीजन और गढ़वाल समाचार पत्र शामिल हैं। स्वतंत्रता आंदोलन काल के गढ़वाल पत्रों में क्षत्रिय वीर का नाम आता है, जो 1922 में पौड़ी से प्रकाशित हुआ। इसके संपादक प्रताप सिंह नेगी थे और इसका उद्देश्य क्षत्रिय समाज का सामाजिक शैक्षणिक उत्थान था। अभय, जो 1922 में देहरादून से प्रकाशित एक साप्ताहिक पत्र था, उसके संपादक स्वामी विचारानंद सरस्वती थे और ये राष्ट्रवादी विचारों का था। गढ़देश 1928-29 में कोटद्वार से कृपाराम मिश्र के संपादन में निकला। सरकार विरोधी लेखों के कारण इस पर 2-2 हजार रुपए की जमानत मांगी गई थी और जमानत न देने पर यह पत्र बंद हो गया। उत्तर भारत 1934-35 में पौड़ी से महेशानंद ठपलियाल के संपादन में प्रकाशित हुआ। हितैषी, जो 1936 में आया, उसके संपादक पीताम्बर दत्त थे। ये एक अंग्रेज समर्थक पत्र था और उन्हें राय बहादुर की उपाधि भी मिली थी। उत्थान 1937 का एक साप्ताहिक पत्र था, जिसके संपादक ज्योति प्रसाद माहेश्वरी थे। इसमें क्षेत्रीय आंदोलनों पर बहुत निर्भीक लेख छपते थे। और संदेश 1928 से 40 तक कोटद्वार से कृपाराम मिश्र और हरिराम मिश्र के संपादन में निकला। अब पत्रकारिता के दूसरे चरण यानी 1940 से 47 में गढ़वाल के पत्रों को देखते हैं। समाज, जो 1942 में आया, वह राम प्रसाद बहुगुणा द्वारा संपादित एक हस्तलिखित पत्र था। जी, और भारत छोड़ो आंदोलन में बहुगुणा जी के जेल जाने पर यह बंद हो गया। स्वराज संदेश 1942 के संपादक हुलास वर्मा थे। सरकार विरोधी लेखों के कारण इससे 2 बार जमानत मांगी गई। युगवाणी का प्रथम अंक 15 अगस्त 1947 को देहरादून से प्रकाशित हुआ। इसके संपादक भगवती प्रसाद पांथरी थे। इस पत्र ने टिहरी जनक्रांति में एक ऐतिहासिक भूमिका निभाई, जिसकी तुलना रूस की क्रांति में लेनिन के पत्र इस्क्रा से की जाती है। गढ़वाल क्षेत्र के प्रमुख आधुनिक पत्रों में गढ़ रेबार, पर्वतवाणी, वीर गढ़वाल, त्रिहरी, गढ़ गौरव, कर्मभूमि, युगवाणी, सत्यपथ, बद्री विशाल, पर्वतजन और विशाल कीर्ति शामिल हैं। तो अब हम कुछ महत्वपूर्ण शब्दों पर चर्चा करेंगे जो भूमि, कृषि, कर और सामाजिक व्यवस्था से संबंधित हैं। सबसे पहले भूमि, कृषि और भूप्रबंधन से संबंधित शब्द। जी,
थात का अर्थ है भूमि और थातवान का अर्थ होता है भूस्वामी। खैकर थातवान के स्थायी कृषक को कहते थे। और सिरतान कृषि योग्य भूमि का वार्षिक भोगी होता था जो भूस्वामी को वार्षिक किराया देता था। इसे सिरती भी कहा गया है। घर प्रधान ऐसे गांवों का प्रतिनिधि होता था जहां सभी कृषक केवल खैकर होते थे। थोकदार राज्य और ग्राम प्रधान के बीच एक राजस्व या कह सकते हैं वित्तीय अधिकारी होता था। हलिया बड़े भूस्वामी द्वारा खेतों में काम करने के लिए नियुक्त मजदूर को कहते थे। संजायत भूमि ऐसी भूमि थी जिसका बंटवारा नहीं हुआ हो और जिस पर गांव या कुछ परिवारों का सामूहिक अधिकार हो। बेनाप भूमि गांव की सामूहिक वेस्टलैंड होती थी। कैसरे हिंद भूमि बंजर भूमि या कभी खेती न की गई भूमि को कहा जाता था जिसका स्वामित्व राज्य सरकार का होता था। और खील का अर्थ भी बंजर भूमि ही है। अब कर, बेगार और प्रशासनिक व्यवस्था से संबंधित शब्दों को देखते हैं। कमीन, सयाना या बूढ़ा गांव में राजस्व एकत्र करने वाले व्यक्ति होते थे। हाँ, मतलब दक्षिण गढ़वाल में इन्हें कमीण, उत्तर गढ़वाल में सयाना और भोटिया क्षेत्र में बूढ़ा या थोकदार कहा जाता था। फेराभात मध्यकालीन कुमाऊं में शासकों के दौरे पर जाने वाले कर्मचारियों के लिए लिया जाने वाला कर था जिसमें निवासियों को भोजन सामग्री देनी पड़ती थी। भात बाकरो कृषकों से लिया जाने वाला कर था जिसमें दाल, चावल, नमक, घी और बकरा शामिल था। सोनीसर टिहरी राज्य में हर ब्याई हुई गाय भैंस पर लगने वाला वार्षिक कर था। बिसौदी एक प्रकार का बेगार कर था। और आट कर एक युद्ध संबंधी कर था जो सेना के ठहराव स्थान पर लिया जाता था। और ढंडक शासक के प्रति जनता का विरोध प्रकट करने का एक तरीका था। अब दंड व्यवस्था, प्रथाएं और सामाजिक शब्दों पर आते हैं। हडन्याल मध्यकालीन कुमाऊं की एक शारीरिक दंड व्यवस्था थी जिसमें लकड़ी के लट्ठे में पांव फंसाया जाता था। अट्टा सट्टा विवाह की एक प्रथा थी। विरुद्धावली का अर्थ है उपाधि या टाइटल। गेंदागर्दी चंद शासक देवी चंद के अराजक शासनकाल को कहा जाता है। पटरंगवाली प्रथा रेशम रंगने की एक झूठी प्रथा थी जो इंद्रचंद के समय में प्रचलित हुई। अठवाड़ बलि पूजा का एक रूप है। जल, सिंचाई, आवास और यातायात से संबंधित शब्दों में गूल का अर्थ है खेतों की सिंचाई के लिए बनाई गई छोटी नहर। नौला एक भूमिगत जल संग्रह संरचना है। खाल वर्षा जल संरक्षण के लिए बनाई गई संरक्षण को कहते हैं। धारा पानी के सामान्य स्रोत को कहते हैं। घराट पंचक्की या आटा पीसने का साधन होता है। चुपटौला छोटे जल छिद्र होते हैं जो चरवाहों और मवेशियों के लिए होते हैं। चट्टी प्राचीन विश्राम स्थल को कहते हैं जैसे हनुमान चट्टी। ढाकर उन पर्वतीय लोगों को कहा जाता था जो पैदल चलकर मंडियों में व्यापार करते थे। अब जनजाति, लोक संस्कृति और अन्य शब्दों को देखते हैं। अणवाल धारचूला क्षेत्र की पशु रक्षा करने वाली एक जनजाति है। कुंडाखार प्रथा भोटिया व्यापार की गमैया पद्धति से संबंधित है। चंपूली शौका जनजाति का एक लोक नृत्य है। गंगनाथ देवता अल्मोड़ा में हर घर पूजे जाने वाले देवता हैं। जरीब ब्रिटिश काल में भूमि मापन की एक छड़ होती थी। थर्प कत्यूरी काल के प्रशासनिक भवनों को कहा जाता था। सांझी व्यवस्था भाबर क्षेत्र में अघेल व तिहाड़ी पर खेती करने की व्यवस्था थी। गजार सिमार उस भूमि को कहते हैं जहां प्राकृतिक स्रोत से लगातार पानी रिसता रहता है। जी, अंत में अन्न भंडारण और मापन पद्धतियों पर बात करते हैं। अन्न मापक इकाइयों में तामी एक इकाई है। 2 तामी बराबर 1 माणा या सेर होता है। माणा भी एक इकाई है। 2 माणा बराबर 1 कूड़ी होता है। कूड़ी के बाद 2 कूड़ी बराबर 1 पाथा होता है। और 16 पाथा मिलकर एक दोण या दूण बनता है जो एक प्रचलित अन्न मापक पात्र है। पिडाई भी अन्न मापने की एक इकाई है। अब अन्न संग्रह पात्रों को देखते हैं। डलोणा या डलोण रिंगाल से निर्मित अन्न मापक है। ढकोला या ढकुला बीज संग्रह के लिए रिंगाल से बना पात्र है। कोंडा या क्वांडा में 16 डलोणा या 8 दोण अन्न संग्रह किया जा सकता है। कोठार लकड़ी का बना अनाज भंडार होता है जिसमें लंबे समय तक अनाज सुरक्षित रहता है। खलोटी दाल, हल्दी आदि रखने के लिए एक छोटी भंडारण टोकरी होती है। गटाल में 1 से 2 मन अनाज रखा जा सकता है।
महुरा या ढोबड़ी चौलाई भंडारण के लिए होती थीं, जिसमें ये कई वर्षों तक खराब नहीं होती थीं। खाल बकरे की खाल से बनी एक बोरी होती थी। भकार एक प्राचीन खाद्यान्न भंडारण पात्र है। खलूटा का उपयोग खेत से घराट ले जाते समय अनाज ढोने के लिए किया जाता था। मटियावा या छन्नी का उपयोग कुटाई के बाद अनाज छानने के लिए होता था। और अंत में पंचायत अनाज भंडार परंपरा का उल्लेख करते हैं। ये लगभग 90 वर्ष पूर्व विशेष रूप से गढ़वाल क्षेत्र में सामुदायिक संकट के समय गांव के लिए अनाज संग्रह करने की व्यवस्था थी। हम सभी विद्यार्थियों से अनुरोध करते हैं कि वे इस वीडियो को लाइक करें, इसे अन्य परीक्षा अभिलाषियों के साथ साझा करें और पूरी श्रृंखला आधारित तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई हो। मिलते हैं आपको एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।